हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर और आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय गणित बेसिक का यह पेपर यहां पर आज पूरा सॉल्व करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स का संपूर्ण पेपर सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर है। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 75। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं और क्वेश्चन पहला हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए। तो हमें इसमें से सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बहुपद के शून्यक क्या होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के यदि हम शून्यक की बात करें तो इसको यदि हम मध्य पद को तोड़ें तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। के लिए कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणा क्या आए, दोनों गुणनखंडों का 10 आए। तो हम इसको 5 और 2x में तोड़ सकते हैं। 5x और 2x प्लस 10, शून्य निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो एक तो आ जाएगा x प्लस 5 और एक यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। जब ये x प्लस 5 को 0 करेंगे तो -5 और -2 इसके आंसर हो जाएंगे, -2 एंड -5। द्विघात समीकरण के विभक्तकार का मान हमें पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर यदि हम जा रहे हैं तो आप देखें ये किस इस टाइप से कोई यहां 4 इकाई दूरी पे ये बिंदु यहां कहीं होगा, ठीक है। तो 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पे है तो एक्स का पॉइंट 4 हो जाएगा, बाई 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई का मान क्या होता है, 0। तो 4,0 इसका जो ऑप्शन है बी सही रहेगा। यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई, क्या बोल रहे हैं, हम एक खंबा बना लेते हैं कोई और उसकी यहां पर एक ये छाया बना लेते हैं। खंबे की ऊंचाई की √3 टाइम्स है। यदि ये ऊंचाई x है तो उससे √3 टाइम्स, √3x ये है। तो हमें उन्नयन कोण निकालना है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब सूर्य तो ऊपर की साइड होगा, तो यहां से वस्तु से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एंगल होगा हमारा थीटा। लंब और आधार की जब बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब मतलब की ऊंचाई x बटे x √3। x से x कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/√3। 1/√3 tan कब होता है, 30 डिग्री पर। तो ये इसका डी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमने स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। चलिए ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। और इस ट्रायंगल में चलो नामकरण भी कर देते हैं, ए बी और ये सी। इस ट्रायंगल में एक बीसी के समांतर रेखा है। बीसी के समांतर हमने एक रेखा बनाई, इसका नाम है डीई। तो हमें पता है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देते हैं तो ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही हमारा थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं हम। तो एडी का मान आपको यहां पर x दे के रखा है, ये डीबी आपको x-2, यहां पर एई आपको x+2 दे के रखा है और ये आपको x-1 दे के रखा है। हमें x फाइंड आउट करना है तो अनुपात कैसे हो जाते हैं, यहां पर बराबर हो जाते हैं। तो AD अपॉन DB ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। AD का मान हमारा x है, यहां पे x-2 है, बराबर AEx+2 है और अपॉन में क्या है, x-1। चलिए त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का यहां पर x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर माइनस x का 1 से हुआ, तो ये यहां पर a माइनस बी प्लस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 4। चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुए, माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका -4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां पर x इज इक्वल टू 4 कहां पे, फिफ्थ क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नहीं, इसका अभी 6th क्वेश्चन भी रह गया है, तो 6th क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, यहां इन्होंने बोला है कि यदि ये अनुपात दिए गए हैं हमें
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये समांतर रेखाओं की शर्त होती है। ये किसकी शर्त होती है? समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाओं में क्या होते हैं? कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं होते समांतर रेखाओं में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है रिक्त स्थान। प्रत्येक खाली स्थान संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य, हाँ तो इसको प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये परिभाषा है, ये जो कथन है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगी? y अक्ष का निर्देशांक कहलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यदि px द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को x का क्या कहेंगे? शून्यक। चलिए, वैसे px बराबर 0 को हम, यदि बराबर 0 इसमें लग गया है तो मेरे हिसाब से हमें इसे शून्यक नहीं, इसे हम वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहेंगे। x बराबर 0 क्या हो जाएगा? द्विघात या वर्ग समीकरण। सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप, एक जैसे देखेंगे। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपके बेस स्टैंडर्ड में भी आया था, पाई r स्क्वायर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सत्य सत्य है। चलिए, संख्याओं 14 और 35 का महत्तम समावर्तक 1 है। देखिए, महत्तम समावर्तक 1 उन्हीं संख्याओं का आएगा जो संख्याएं प्राइम है, या इन्हें मतलब कि जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो 14 और 35 में तो 7 का भाग जा रहा है, 14 भी 7 से डिवाइडेबल है और 35 भी डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। केवल सह अभाज्य संख्याएं, जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं में महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई असमान होती है, ये तो असत्य हो गया। समान होती है, क्योंकि ये तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल सही है, यही होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठक्षेत्रफल स्टैंडर्ड में भी आया था, यही होता है, तो अपन इसको सत्य करें, 3πr²। शंकु का आयतन भी यही होता है, इसको भी हम सत्य करेंगे। ऋण 4 6 और 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए x1 + x2, यदि ऋण 4 और 4 को जोड़ें तो क्या आएगा? 0 बटे 2 करेंगे तो 0 बटे 2 0 ही होगा। 6 और ऋण 6 को भी जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो भी 0 होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गए हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सही जोड़ियां स्तंभ एक। व्यापक समांतर श्रेणी की बात करें तो व्यापक समांतर श्रेणी मतलब कि इसका हमें मानक रूप बताना है, तो ये मानक रूप होता है a+d a+2d, यही इसका क्या होता है? मानक रूप का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसी समांतर जिसमें पदों की संख्या से कैसी हो? सीमित हो, सीमित मतलब परिमित होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें सीमित ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत तक जा रही है, इसको बोलते हैं अपरिमित, तो ये इसका ए हो जाएगा। साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक क्या होता है? 1/cos, और कॉस से कॉस फिर कट जाएंगे तो ये 1 आएगा। 1 कहां लिखा हुआ है? एफ में। टेन 30 का मान होता है करणी 3, सॉरी 1/करणी 3, तो ये कहां लिखा हुआ है? डी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ 4 हो गया, 5th की तरफ चले ना। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो माध्यक का सूत्र हमारा होता है माध्यक बराबर L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और मल्टीप्लाई में H।
माध्यक का पूछा है, मैं बहुलक का लिख रहा हूं, एक सेकंड। माध्यक क्या क्या हो जाएगा, L प्लस NY2 माइनस CF संचय बारंबारता अपॉन F और मल्टीप्लाई में जाएगा इसके H। तो ये हमारा माध्यक का सूत्र है। इसके पहले जो हमने सूत्र लिखा था वो बहुलक का था, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर में शायद बहुलक का सूत्र पूछा था। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं, क्योंकि बिंदु भी उस पर कितने हैं, अनंत हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताना है, तो 2πr 360, वृत्त का चाप जो है 2πr कब बनता है, 360 से। ऐसे निकालें कि 360 डिग्री कितने को चाप बनाता है, 2πr का। तो हमें थीटा से निकालना है कि थीटा कितना बनाएगा, तो हम करेंगे 2πr अपॉन 360 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा थीटा। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, चाप के लिए। किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, πr स्क्वायर h। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, 6 के हमारे अभाज्य गुणनखंड लिख लें। दो तीन 6, 3 एकम 3, और 20 के भी लिख लेंगे। 20 के क्या क्या हो जाएंगे, 2 धाम के 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। चलो तो ऐसे लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3, और 20 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब एक चीज हमेशा याद रखें, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें क्या करना है कि जोड़े वाले को एक बार लेना है, जिनका क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो इस जोड़े को हमें क्या लेना है, एक बार लेना है। बाकी सभी को ले लेना है। कौन कौन बचा, 2 बचा, मैं बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं, 3 बचा और 5 बचा। गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। अच्छा, एचसीएफ में क्या करेंगे हम, एचसीएफ में जो जोड़े बने हैं केवल उन्हीं को लिखना है। एचसीएफ में क्या करना है, जो जोड़े बने हैं, तो जोड़े किसके बने थे, 2। तो उत्तर हो गया एचसीएफ का 2। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वही संख्या के गुणा के बराबर होता है। तो 60 का 2 में गुणा किया कितना आएगा, 120, और यहां संख्या को गुणा करें, 6 का 20 में गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 120 आएगा। तो वो सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में क्या करना है, हमारे लिए परिमेयकरण करना है। किसका परिमेयकरण करना है, नहीं, अच्छा, एक परिमेय संख्या ये दर्शाना है। चलिए ठीक है, 5 ऋण हमें दर्शाना है, 5 ऋण करणी 3 दर्शाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये यहां क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलना पड़ता है, हमें विरोधाभास लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि एक परिमेय 5 क्या है, परिमेय, और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। चलिए तो अपन मान के चलते हैं कि माना 5 ऋण करणी 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 ऋण करणी 3 को a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय को p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां ये ए बी कौन होंगे, ए बी होंगे पूर्णांक, ए बी पूर्णांक है ना। एक चीज और लिख लेते हैं साथ में, ए और बी सहअभाज्य भी, ठीक है। सहअभाज्य मतलब कि ये कटेंगे नहीं, सहअभाज्य। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 5 का, या फिर ए बी को इस साइड लेके आएंगे, √3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये √3 को दूसरी तरफ ले गए, और ए 5 में से हमने क्या घटा दिया, a माइनस बी को घटा दिया, है ना। फिर मैंने पलट के लिख दिया है, 5 में से मैंने a माइनस बी को घटा दिया, और √3 को इस साइड ले गए तो ये प्लस का बन गया। चलिए अब हम यहां लिखेंगे कि चूंकि 5 एवं a बटे बी
क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय है कि नहीं? तो जब दोनों परिमेय है तो उनका अंतर भी परिमेय होगा। तो हम लिखें 5 ऋण ए बी ही एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी अतः करणी 3 बराबर क्या हो गया? परिमेय संख्या। हम जानते हैं करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तथा 5 ऋण करणी 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? ठीक है ना? 5 ऋण करणी 3 को हमने क्या किया था? ए बटे बी के रूप में लिखा, ए और बी पूर्णांक। उसके बाद हमने 5 का क्या करा है? पक्षांतर। तो ये संख्या हमने क्या कहा दी? एक परिमेय है। तो करणी 3 परिमेय के बराबर आ गई। तो हम जानते हैं कि करणी 3 तो एक अपरिमेय है। ठीक है, यह विरोधाभास सिद्ध होता है। ऐसी हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम लिख देंगे अतः 5 ऋण करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संख्या 7429 के हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो याद हो गया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। 7429 का अभाज्य गुणनखंड होता है 17, 19, 23। तीनों अभाज्य संख्याएं ही आती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 17 का भाग देंगे। तो 17 चौके 68। उसके बाद कितना बचा? 6, 62 हो गए। 17 3 51। और 51 के बाद 11 बचे, 19 हो गए। 17 सत्ते 119। फिर किसका जाता है इसमें? 19 का जाता है। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। और ये हो जाएगा 19 तिया 57। फिर ये 23 से चला जाएगा एक बार। तो ये 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये आपके होते हैं 17, 19 और 23। तीनों अभाज्य नहीं, अभाज्य गुणनखंड तो है तो अभाज्य संख्याएं तो रहेंगी, लेकिन तीनों बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं यहां पर आई है ना। चलिए इसके बाद हमें 7 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे हमने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सिद्ध किया था। ठीक है, पहले हम इसको मान लेंगे कि 7 करणी 2, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि 7 करणी 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको ए बटी बी के रूप में क्या करेंगे? लिख देंगे। तो फिर क्या करेंगे कि हमें 7 का क्या कर लेंगे? हम पक्षांतर कर लेंगे। यहां पर हम लिख देंगे कि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक है और साथ में हम ये भी लिख देंगे कि सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य भी है। तो ये हम फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो करणी 2 बराबर हो जाएगा a/7b। तो जब a और b पूर्णांक थे और 7 भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। तो यदि ये परिमेय है तो इसका मतलब हुआ करणी 2 क्या बन गया? एक परिमेय। करणी 2 क्या बन गया? परिमेय। तो ये तो हमारा विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास हमारी, यहां पर लाइन लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसका अथवा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं।
बहुत सरल है ये तो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें ये पी एक्स के बराबर चलता है, तो हमें इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, शून्य है निकालना है तो शून्य के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम एक काम कर सकते हैं कि या तो अब इसको डायरेक्ट ही दूसरे पक्ष में ले जाएं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो एक बराबर तो आ जाएगा एक्स बराबर रूट 3 प्लस का, और एक टाइम आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का रूट, ये इसके दो शून्य हो जाएंगे। या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी से भी कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है कि इसके जो अथवा है, इस अथवा में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें सीधा सीधा पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी तुलना करें। तुलना किससे करेंगे हम, पहले तो इसको ए कॉमन निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, ए कॉमन। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, फिर हम तुलना कर सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहां पर माइनस रहेगा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां जब हम तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमें द्विघात बहुपद, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको हमें काय के बराबर करना पड़ेगा, जीरो के। शून्य निकालना है तो बहुपद को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। चलिए 4 यहां से कॉमन आया और u यहां से कॉमन आया, तो क्या बचा, u बचा प्लस 4 दूनी 8, 2 बचे बराबर 0। तो 4 तो यहां जाके 0 हो गया, u का मान एक तो 0 आया और u का मान एक -2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया है। मतलब इसका अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा प्लस बीटा -3 है ना, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है। आप चाहें तो तुलना करके निकाल सकते हैं। चलो माइनस बी अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, ऋण 3/1। तो यहाँ और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c/a। ये आपको कितना दे के रखा है, 2/1 कर लेते हैं। अब तुलना करी तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब चूंकि इसमें हमें ये क्या है, अनुपात है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, अनुपात में हमें कोई ना कोई गुणांक लेना पड़ेगा। तो 1 के, b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हुए तो 3 के मान लिया, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2 के मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम जो हमारा मानक रूप होता है वो होता है, मानक रूप क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप यहां जब के सब में से आप कॉमन ले लेंगे, तो के को मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ हो जाएगा a मतलब 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 3, तो 3x प्लस सी मतलब 2, ये मैंने बाहर लिख लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पर तुलना करके बताना है समीकरण के मूल संगत है, समीकरण योग में संगत है या नहीं है। तो तुलना करें, a1/a2 मतलब कि a कौन है यहाँ पर, 2। देखिए यहां समीकरण क्या लिखे हुए हैं, 2x ऋण 3y, c बराबर में लिखा है, इस तरफ ले आए इसको, तो -8 बराबर 0। दूसरा 4x ऋण 6y, 9 वहां लिखा है, इस साइड लेके आए, -9 बराबर 0। अब तुलना करें, सीधा अनुपात कर दें, x के गुणांक का अनुपात a1/a2 होता है 2/4। ये हो जाएगा ऋण 3/6, और ये हो जाएगा ऋण 8/9। यहाँ पे भी ऋण आएगा, ऋण से ऋण तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 3 से 6 कितने बार कटेगा, 1/2, 2/4 भी कटा, 1/2, 8/9 तो कटेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अनुपात तो बराबर आ गए, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं आए। ये कंडीशन होती है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तब ये कंडीशन बनती है रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाओं कभी मिलती नहीं है, और जो मिलता नहीं है वो हमेशा असंगत है। वो क्या है, असंगत।
इसके लिए क्या लिख देंगे, असंगत, समीकरण युग्म असंगत हैं, या समीकरण युग्म भी। चलिए इसके बाद हम इसका अथवा देख ले रहे हैं। अथवा क्या कह रहा है, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए तो हमें x प्लस वाई बराबर क्या दे के रखा है, 14 दे के रखा है। यहां से हम x का मान भी निकाल ले रहे हैं, वाई ऋण 14 ऋण वाई, 14 ऋण, ठीक है। प्रतिस्थापन में यही करना पड़ता है, एक का मान निकालो दूसरे में पुटअप करा दो। दूसरा समीकरण है हमारा x ऋण वाई बराबर 4, इसमें पहले वाले समीकरण से निकाला हुआ मान रख देंगे, 14 ऋण वाई और ऋण वाई बराबर 4। तो 14 ऋण वाई और ऋण वाई, ऋण के 2 वाई बराबर 4, ठीक है। ऋण 2 वाई को उस तरफ ले आए और 4 को इस साइड ले आएंगे, तो 14 ऋण 4 बराबर 2 वाई, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 और 2 वाई यहां पर लिखा है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो वाई का मान आ गया 5। तो हमारे समीकरण 1 से x का मान क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गए, 9 आ गया हमारा x का मान, ठीक है। x का मान 9, y का मान 5। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, चलिए तीसरा पद मतलब हम उसको A3 बोल सकते हैं। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, a धन 2d, n-1d होता है ना, जो भी n ले रहे हैं उससे एक कम रहेगा। तीसरा पद ले रहे हैं तो 2d रहेगा, पांचवा पद ले रहे हैं तो 4d रहेगा, ठीक है। तो a धन 3d हो गया। और सातवां पद क्या हो जाएगा, सातवां पद हो जाएगा a धन 6d। अच्छा वो कह रहे हैं कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से, कहने का मतलब क्या हुआ, सातवां पद जो है A7 वो पांचवें पद से मतलब A5 कितना देखे, 12 देखे। जब 12 जोड़ोगे पांचवें पद में तब जाके सातवां पद निकल के आएगा। तो चलो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा तीसरा पद आपको दे के रखा है 16, तीसरा पद आपको क्या दे के रखा है 16, ये तो आपका समीकरण बन गया एक। यहां A7 क्या हो जाएगा, a धन 6d, और A5 क्या हो जाएगा, a धन 4d, धन के 12। भैया a इस तरफ भी एक है और एक इस तरफ भी है, तो a से ये तो कट गए। 6d में से ये 4d का पक्षांतर करेंगे, ऋण के हो जाएंगे, 6 में से 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 2d बराबर 12। 2 से हमने 12 को काटा तो 6 आ गया, d बराबर हमारा 6 आ गया। तो समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 से d का मान रखें भैया, तो d की जगह हमने 6 रख दिया, तो ये हो गया a धन 6 का 2 में गुणा किया 12 बराबर 16। तो यहां से a कितना आ जाएगा, 16 में से 12 गए आपके 4। चलिए अब a आ गया और d आ गया, तो फिर तो समांतर श्रेणी बनाना आसान है, क्योंकि मानक रूप पता है हमें। मानक रूप क्या होता है, a धन d, a धन 2d, ऐसे बढ़ता जाता है। तो a हमारा क्या है, a है हमारा 4, और d उसमें क्या है 6, मतलब 6 6 जुड़ना है, धनात्मक है, तो इसमें 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, ऐसे अपरिमित रूप से जाती जाएगी। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये दिख रहा है हमें क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा ये कह रहा है कि 100 धन पूर्णांक, 100 धन पूर्णांक कौन से होंगे, 1 2 ऐसे कहां तक जाना है, 100 तक, और इनका योग ज्ञात करना है हमें, S100 ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, जब हमें पता हो n पता हो और a प्लस l, ये सूत्र होता है। अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो, और कितने उसमें पद हैं यदि ये पता है हमारे लिए, तो फिर हम n/2 a प्लस l लगाएंगे। और भैया हम तो आपसे ये जरूर कहेंगे कि ये जितने भी अब फाइनल ईयर के आपको पेपर मिल रहे हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे आपके पिछले पास्ट 5 ईयर या और ज्यादा 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन, अब आपके पास समय जो है उस, यदि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से रिवीजन तो होगा ही, साथ में आपके टाइम की प्रैक्टिस भी होगी। टाइम से लगाएं, बिल्कुल 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लें, पूरा पेपर उठाएं, पूरा पेपर सॉल्व करें, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। खास करके उन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लेता है यदि आप पे अच्छे से बनता है, लेकिन जैसे सोशल साइंस है, हिंदी है,
इनके जो पेपर्स हैं, यदि आप टाइम से 3 घंटे का टाइम सेटअप करके और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं। एन कितना है यहां पर, पद कितने हैं, 100/2, ए क्या है हमारा 1 और एल क्या है हमारा 100। तो ये 100 से अपन 100 को 2 से काटा तो 50 हो जाएगा, ये 100 और एक 101 हो गया, ठीक है ना। 50 का 101 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 100 का 50 बार गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5000, और 5000 में एक 50 जोड़ देते हैं तो 5050। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो समांतर चतुर्भुज के इस टाइप का होगा, देखो अब हमें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना, मान के चलो ये ऐसे होगा। चलो मैंने इसका नामकरण यदि करा तो ये हो गया ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, मतलब, और यदि ए बी की दूरी, यदि हम कहें कि जो ए बी की दूरी है वही होगी डीसी की दूरी, वही क्या होगी, डीसी की दूरी। ए बी की दूरी मतलब ए और बी के पॉइंट की दूरी निकाल लें हम, ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 - x1। यदि x2 इसको मान रहे हैं तो 8 में से 6 गए उसका स्क्वायर, प्लस y2 - 2 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर, बराबर डीसी मतलब ये दोनों। तो किसी को भी x2 x1 मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से p घटा दो तो 9 - p का स्क्वायर, प्लस क्योंकि स्क्वायर लगा है तो चिन्ह इसमें पलटने से कुछ नहीं होगा, तो और ये यहां पर 4 - 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। 8 में से 6 गए 2, 2 का वर्ग 4, 2 में से 1 गए 1, 1 का वर्ग 1। 9 - p का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 मतलब 9 दूनी 18p, धन 4 में से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर 1। चलो 1 से 1 तो हमने काट दिया। अब ये हो गया p स्क्वायर ऋण 18p और 81 है ये, तो 4 जब इस साइड आएगा तो घट जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा 77 बराबर 0। ये तो सीधा दिख रहा है 11 सत्ते 77, तो अपना ये टूटेगा पी स्क्वायर ऋण 11p ऋण 7p धन 77 बराबर 0। तो यहां से आपका p जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा p ऋण 11 और ऋण 7 को लिया तो यहाँ p ऋण 11 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं p ऋण 7 एक कोष्टक में आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में p ऋण 11 आ जाएगा। तो p का मान एक तो 7 हो गया और एक 11 हो गया। चलिए अब हम देखें कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु और Q के बीच की दूरी 10 है। फिर से यहीं पे यहां पे वो लग जाएगा आपका दूरी का फॉर्मूला, चलो मैं साइड में कर ले रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, P और Q दो बिंदु हैं, P और Q दो बिंदु हैं। P का मान दे के रखा है 2 ऋण 3 और Q का मान दे के रखा है 10 बाई दूरी जरूर हमें कितनी दे के रखी है 10। पहले फॉर्मूला लगा देंगे दूरी का, तो 10 में से 2 जाएंगे आपके 8 का वर्ग धन बाई ऋण 3 करेंगे तो ये बाई धन 3 हो जाएगा, ऋण ऋण धन का वर्ग बराबर 10। चलें दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये 100 बन जाएंगे, ये हो जाएगा 8 8 64 धन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 9 धन 2ab मतलब 3 दूनी 6 बाई बराबर ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों तरफ वर्ग किया है तभी ये वर्गमूल हट गया है, तो 10 का वर्ग 100 हो गया। चलिए ये हो गया आपका 64 और 9 आपके कितने हो जाएंगे 73। चलिए तो बाई स्क्वायर धन 6 बाई, ये 100 को इस साइड ले आएंगे 73 में से घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 27 बराबर 0। तो यहां पर 9 या 27 लग जाएगा आपका, पी स्क्वायर धन 9 बाई ऋण 6 बाई 9 या 27 3 बाई और ऋण 27 बराबर 0। ये कॉमन आया यहाँ से बाई बाई धन 9, यहाँ से ऋण 3 कॉमन आया तो यहाँ से भी बाई धन, तो बाई के क्या क्या मान आ गए, बाई बराबर आ जाएगा 3 और
बाई धन 9 है तो उस साइड जाके बाई ऋण -9, ठीक है। तो बाई का मान ज्ञात करना था, जिसके लिए बीच की दूरी क्या आएगी 10, 3 और ऋण 9। चलिए, साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो भाई साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का से, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो आधार कैसे निकालेंगे भाई आप, आधार का मान हो जाएगा कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो कर्ण कौन है 4, 4 का वर्ग 16, लंब कौन है 3, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गए तो 7, करणी 7 आ गया आधार। अब कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, बेस कौन है, अभी निकाला अपन ने √7, और कर्ण कौन था 4, तो √7/4 इसका आंसर हो गया। चलिए, के बाद ये क्वेश्चन, ये तो शायद हाफ ईयरली में भी पूछा था, साइन 30 और कॉस 60। तो इसको अपन साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। चलिए, साइन 30 को तो साइन 30 लिखा रहने दें, कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30। कैसे लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि कॉस 60 है, कॉस 60 को हमने लिखा, मतलब कॉस क्या है 60, कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 30, ऐसा लिख सकते हैं ना, 90 में से 3 घटाएंगे तो 60 आएगा। 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन 30, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। इसी ऐसे ही हम इसको साइन 60 को क्या लिख देंगे, कॉस 30, और कॉस 30 तो पहले से लिखा है, तो साइन स्क्वायर 30 हो गया ये, और यहां पे कॉस स्क्वायर 30 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सर्वसमी का 1 से। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। चलो, मैं एक वृत्त ले ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक यहां पे हमने कोई बिंदु लिया, ये मैंने एक बिंदु ले लिया, और एक वृत्त Q से, चलिए Q से स्पर्श रेखाओं की लंबाई है 24 और 25। स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक है 24, और वृत्त के Q से केंद्र की दूरी क्या है 25। ठीक है, तो इन्होंने बोला है ये Q हो गया, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये 24 है, और Q से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है 25। हमें निकालनी है त्रिज्या R, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है उस पर जो त्रिज्या डाली जाती है वो लंब होती है। तो लंब हुई तो मतलब ये त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ओ ए क्यू में, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या होगी, ओ क्यू का वर्ग बराबर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। ओ क्यू का वर्ग बराबर क्यू ए का वर्ग धन ओ ए का वर्ग। तो हमें ओ ए निकालना है यदि, तो ये अंडर रूट में से कर्ण में से मतलब 25 का वर्ग और -24 का वर्ग क्या कर देंगे हम, माइनस करेंगे। 25 का वर्ग आपका 625 होगा, और 24 का वर्ग कितना होता है 576, दोनों को घटाया तो 576, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 कितना होता है 7 का। ओए हमारी जो त्रिज्या आ गई कितनी आ गई 7, इकाई क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन तो जो अथवा का क्वेश्चन, ये तो आपका स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है। चलो, मैं इसको बता दे रहा हूं।
हमें दो वृत्त चाहिए है और दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। कैसे वृत्त हैं? संकेंद्रीय। ठीक है, ये दो वृत्त हैं हमारे पास, और एक वृत्त की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर, छोटे वाले की। तो हम एक और एक उभयनिष्ठ जीवा, जो मतलब बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। तो हम एक ऐसी यहां पर जीवा बना रहे हैं। ये मैंने एक जीवा बनाई, थोड़ी सी एक काम करते हैं, पतले पेन से। ये मैंने जीवा बनाई, ये छोटे वाले वृत्त की क्या हो रही है? स्पर्श रेखा। अब यहां से हम एक काम करेंगे, इसके केंद्र से, क्योंकि दोनों संकेंद्रीय हैं, केंद्र से हम क्या कर रहे हैं? जीवा पर लंब डाल रहे हैं। ये तो हमारी इसकी रेडियस हो। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3, और बड़े वाले की रेडियस है 5। अब हमें पता है कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींची जाती है वो लंब होती है। और एक चीज हमें यह भी पता है कि जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यदि हम इस OAB में, हम क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OAB में, यहां भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ए बी क्या निकल के आएगा? √5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये 16 आ गया, 16 का होता है 4, तो ये क्या आ गया? 4। तो अब AC क्या हो गया? AC हो जाएगा 2AB। AC क्या हो जाएगा? पूरा 2AB। क्यों? क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब तो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दोनों हिस्से कैसे हैं? बराबर हैं। तो यदि ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, तो पूरा AC कितना आ गया? 8 आ गया। ये कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आया है। एक घड़ी है, 5 मिनट में क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है घड़ी के द्वारा। तो हम जानते हैं कि 360, मतलब टोटल मिनट कितने होते हैं घड़ी में? यदि मिनट की बात करी जाए तो 60 मिनट। तो 60 मिनट के द्वारा कितना हमारे पास, यहां हम ऐसे लिखते हैं, 60 मिनट के द्वारा बनाया कोण। हमें कोण निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जब पूरा चक्कर लगाएगी तो πr² क्षेत्रफल बनेगा। कितना बनेगा? πr²। तो अब हमें निकालना है 12 मिनट, 5 मिनट का। क्या निकालना है? 5 मिनट का क्षेत्रफल। तो ये 60, हम 5 इसको कब बनाएंगे? पहले तो हम इस πr² बटे क्या कर दिया? 60, वो गुणा कर दिया फिर 5 से। भाई बटे में 60 किया तो वो 1 मिनट का निकल आया, और उसमें 5 का गुणा कर दिया तो वो 5 मिनट। कभी भी हमें जब भी ऐसे निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? उसकी इकाई, एक। तो जब एक कब निकलेगा? जब आप इसमें 60 का भाग करेंगे, और इस पक्ष में 60 का भाग किया है तो यहां भी 60 का करना पड़ेगा, तो ये 1 बन गया। अब फिर 1 बन गया, 5 का निकालना है तो इसमें 5 का गुणा कर दिया, इसलिए हमने 5 का इसमें क्या किया? गुणा किया। चलिए, अब ये 5 से हमने 60 को जब काटा तो कितने बार काटा? 12 बार। पाई का मान होता है हमारा 22/7। आर हमें दे के रखा है 14, तो 14 गुणा 14, एक इससे काट दिया, 14 दूनी, ये हो गया 22 दूनी 44, गुणित 14, 14 चौके 56, 5 हाथ सिलाई, 14 चौके 56 और 5 61, 616। बात चल रही है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब आती है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी परिधि हमें क्या दी गई है? 22। देखिए, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 मतलब πr², तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका 1/4। परिधि दी गई है तो हमें त्रिज्या वहां से निकाल लेंगे। हमें 2πr दे के रखा है, कितना? 22। 2 से काट दें पहले, 11 बार। r बराबर हो जाएगा 11/π। ठीक है ना? r बराबर हो गया 11/π। तो इसका मान ही रख लेते हैं 11/22/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बार कटा, ये आ गया 7/2। कितना आ गया? 7/2।
अब हम क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर, ये क्षेत्रफल हमने लिखा है, चतुर्थांश का पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई का मान लिख दें 22/7/4 भी है। आर कौन है हमारा, 7/2, 2 बार लिख देते हैं 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर है। एक 7 से एक 7 तो कट गए, 2 से ये कितने बार कट गए, 11 बार। ऊपर क्या बचा, 11 सत्ते 77, नीचे क्या बचा, 4 दूनी 8, काटे भैया, 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम 72.5 हो जाएंगे तो 50, 8 6 48, 2 बचे तो 8 दूनी 16, 4 बचे तो 8 पंचे 20, 9.625 सेंटीमीटर किस में बात चल रही थी, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 2 खिलाड़ी हैं हमारे पास, संगीता है और रेशमा है। अच्छी बात है। संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रही हैं। यह ज्ञात करना है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अच्छा संगीता जो है भाई, एक व्यक्ति तो एक ही मैच जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं जाएंगे, तो संगीता के जीतने की प्रायिकता, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि संगीता जीत रही है तो वही प्रायिकता दूसरे के हारने की होगी। भाई संगीता के जीतने की प्रायिकता जो है वो 0.62 है, तो यही क्या होगी, दूसरे रेशमा के हारने की प्रायिकता, ठीक है ना, यही क्या होगी, रेशमा के हारने की प्रायिकता। तो उन्होंने बोला रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताओ। यदि तुम्हें रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, संगीता के हारने की प्रायिकता की, संगीता के हारने की प्रायिकता। अब देखो संगीता जीत कब रही है, 0.62 में, तो हार कब रही होगी, यदि हम लिखें इसको पी ई संगीता, कितनी हो गई, 0.62 हो गई। तो ये नहीं की बात करें, जब हम संगीता हार रही है मतलब पीई, इसको यहां लिखें, यहां लिखें, संगीता के हारने की क्या हो जाएगी, पी ई, संगीता के लिए एस, नहीं के लिए बार। तो नहीं कब होता है, जब हम एक में से घटा देते हैं, क्योंकि पीई और पीई नहीं का मान होता है 1, तो हम इसमें एक में से 0.62 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.38। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ये तो यही कर ले रहे हैं भाई, विषम संख्या पांसे पे कितनी होती है, 1 3 और 5, 3 ही होती है, और कुल संख्या कितनी होती है, 6, 1/2 इसका उत्तर हो गया, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं। भाई ये इस टाइप से एक थैला होगा, और इसमें 3 तो लाल गेंदे हैं, भाई हमने 3 लाल गेंदे बना दी, 1 2 3, और 5 हमने काली गेंदे चाहिए हमें, 1 2 3 4 5। अब इसमें से क्या कर रहे हैं वो, यदृच्छा मतलब रैंडम, जैसे आप फोटो खींच लेते हैं ना, कोई आपकी फोटो खींच ले, आप ऐसे जा रहे हो, पोज ना दे रहे हो आप, तो उसको हम बोलेंगे रैंडम। इसकी प्रायिकता ज्ञात मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी पूर्व अनुमान के। उन्होंने बोला है कि प्रायिकता ज्ञात करना है, गेंद लाल हो, तो भाई पीई लाल गेंद की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिख देना पहले तो भैया। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। अनुकूल मतलब जो प्रश्न ने पूछा है वही अनुकूल है। प्रश्न ने पूछा लाल गेंद कितनी है, 3, कुल गेंदें कितनी है, 8, तो ये 3/8 इसका उत्तर हो गया। और इन्होंने बोला लाल नहीं हो, पीई पार लग गया मतलब नहीं, लाल नहीं हो, तो कुछ नहीं करना, एक में से घटा दो, या फिर हम कह सकते हैं लाल नहीं है तो काली होगी, तो काली कितनी गेंदें हैं, 5, तो 5/8 हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक चित्त प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करना है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो भैया एक बार उछाल रहे हैं तो परिणाम बनेंगे 2, चित्त मतलब होता है हेड, चित्त मतलब हेड,
हेड होता है 1, कुल परिणाम 2, तो 1/2। पट्ट प्राप्त करने की बोला है, पट्ट मतलब कि टेल, टेल भी कितनी होंगी 1, कुल है 2, तो 1/2, दोनों 1/2 1/2, आंसर आ गया। ये भी याद रखें कि कुल प्रायिकता, परिणामों की जो कुल प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है। देखो 1/2 और 1/2 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 1। यहां भी देखो लाल और लाल नहीं मतलब काली, भाई लाल और काली थी तो ये 3/8 और 5/8 जोड़ोगे तो 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जूम। गुणनखंड विधि से हमको इसको हल करना है। क्या लिखा हुआ है 6x² - x - 2 = 0। सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करें, 6 और 2 12 होता है, तो कैसे 12 बने कि उनको घटाएं तो 1 बचे, क्योंकि मध्य में क्या है 1, तो 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं है 6x²। अब बच्चे सोचते हैं ऋण धन कैसे लें, भाई 4 और 3 घटाएंगे तभी 1 बचेगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह वो लेंगे जो यहां का चिन्ह, यहां ऋण है तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, दूसरे का धन, बस बात खत्म। अब दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो यहां आया 2 3 6, x - 2 दूनी 4, धन कोई कॉमन नहीं है भैया, तो कोई कॉमन नहीं तो 1, 3x - 2 = 0। ये चीज याद रखें कि दोनों डिब्बे में, दोनों कोष्टक में एक ही जैसी संख्याएं बनेंगी तब तो सही कर रहे हो। तो यहां से कॉमन आ गया 3x - 2, और यहां क्या बचा कॉमन 2x + 1 = 0। x का मान यहां से क्या आएगा, ऋण 2 उस तरफ जाएंगे तो 2, 3/, में चले जाएंगे, यहां से धन 1 उस साइड जाएंगे तो ऋण 1, 2/, में चले जाएंगे। ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग, हमने माना कि भाई दो संख्याएं x और y हैं, तो x और y का योग आ गया 17। प्रतिस्थापन से कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 17 ऋण y। दूसरी और गुणनफल क्या है 72, तो x गुणा y = 72। x की जगह क्या लग दिया 17 ऋण y रख दिया, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो y की जगह y बराबर 72। y का 17 में गुणा किया 17y, ऋण y का y में गुणा हुआ y² बराबर 72। सब जन को उस तरफ लेके चलो भाई, तो ये हो जाएगा y² प्लस हो जाएगा, 17y धन के हैं तो ऋण के हो जाएंगे, और 72 तो उसी तरफ है तो 72। बराबर में कुछ बचेगा क्या, नहीं 0। तोड़ना है भैया 17 को ऐसे कि 72 आ जाए, और जोड़े तो 17 है, 8 नाम 72, तो y² ऋण 8y ऋण 7y, सॉरी 8 नाम 72 9y धन के 72 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आया y ऋण 8, यहाँ से कॉमन आया 9, तो y ऋण 8 बराबर क्या क्या हो गए, y बराबर 8 हो गए और y बराबर 9 हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है, देखिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको, कि कुछ इस टाइप से है आकृति, ठीक है। इनके नामकरण भी कर दे रहे हैं अपन। यहाँ पे इसका नाम है डी, ये सी, ये एंगल है 70, ये एंगल है 125, यहाँ पर ओ है, ये ए है और ये बी है। ये कह रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। हमें ओ ए भी ज्ञात करना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए अब हमें ये पता है कि यदि ये 70 है और चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। या फिर देखिए ये 125 है तो ये रेखिक युग्म में है, 180 बन रहा है ना टोटल, 125 है तो एंगल एओबी कितना हो गया, 180 में से 125 घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा भाई, रेखिक युग्म में दोनों, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री ना, आ गया 55, ये वाला एंगल 55 आ गया। अब ये 70 है, ठीक है ना, तो ये भाई एंगल क्या होगा 70, क्योंकि त्रिभुज कैसे हैं ओ पी, ये कितना हो जाएगा त्रिभुज कोण ओडीसी के बराबर, कितना हो जाएगा 70, क्यों त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो संगत कोण कैसे होंगे बराबर। अब ये एंगल इसके बराबर हो गया, 100, ये आ गया 55, ये आ गया 70,
तो फिर तो एंगल ये ओ ए भी निकालना बहुत आसान है। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का मान कितना होगा 180, एक 55 है एक 70 है, तो 70 और 55, 70 55 125, ये 7 5 12 125 है ना, तो 25 है तो ये फिर 55 ही बचा। ठीक है, ये कितना बचा 55, क्योंकि तीनों का योग क्या आएगा 180। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा कह रहा है दो त्रिभुज की समरूपता की आवश्यक शर्तें बतानी है। तो पहली शर्त तो ये है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरा है संगत भुजाएं समानुपातिक। संगत भुजाएं समानुपातिक। ठीक है, ये दोनों शर्तें हो गई हमारी। चलिए इसके बाद हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पर, शायद 4 नंबर 3 नंबर का ही है अभी। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदा हुआ है, एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये जो ऊंचाई है आपको कितनी दे के रखी है, ये दे के रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस जो आधार की त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक की, ये जो त्रिज्या है ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर जो है ये पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच है। फिर जो खोदा गया है अर्धगोला, तो अर्धगोले का भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब दो अर्धगोले हैं, ठीक है, यदि हम देखें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम यहां लिखें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना जो घुमावदार है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन दो अर्धगोले, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। अब दो अर्धगोले मतलब एक पूर्ण गोला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच, धन दो अर्धगोले मतलब एक गोला, तो गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां से अपन क्या क्या कॉमन लिख सकते हैं, 2 ले लिया कॉमन, पाई ले लिया कॉमन और आर ले लिया कॉमन, तो ये बचा यहां से एच और यहां क्या बचा आर। 2 का 2 रहेगा 22/7, त्रिज्या 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं ना। आर बराबर क्या है 3.5, तो हम इसको 7/2 लिख सकते हैं। कहाँ पॉइंट को लेके चलेंगे, एच कितना है हमारा 10 प्लस आर कितना है 7.2। चलिए यहां से 2 से 2 मैंने कैंसिल मारा, 7 से 7 मैंने कैंसिल मारा, 22 धन ये यहां तो आ गया 2 आपका, सॉरी गुणा है यहां पर, और 2 दाम का 20, 20 धन 27, 27/2, 2 से हमने इसको काटा 11 बार, 11 का 7 में गुणा हुआ 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 29, 297 5 सेंटीमीटर में चल रही है। क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर। चलिए इसका हम अथवा देखें। अब एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो अर्धगोला बनाना पड़ेगा हमें। चलिए अर्धगोला, मैं एक पूर्ण गोले ले रहा हूं। ये इसमें से हमारा अर्धगोला हो गया, ठीक है, और अर्धगोला बन सकता, ये बन गया अर्धगोला, ठीक है ना।
और अर्धगोले में इन्होंने बोला है कि एक शंकु, अर्धगोले पर एक शंकु बनाना है। मतलब शंकु कैसा रहेगा? शंकु तो चलो हम लाइन से बना लेंगे, ये लट्टू टाइप का। तो इन्होंने बोला है कि इसकी जो त्रिज्याएं हैं, यहां पे एक मैं सेंटर बना ले रहा हूं इसका, देखो तो एक तो इसकी हाइट होगी, एक इसकी रेडियस होगी। चलो, हाइट के बारे में क्या बोला है कि हाइट इसकी, त्रिज्या तो इसकी 1 है, चलो 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर ही है, अंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल तो 2 हो जाएगी है ना, क्योंकि यहां भी ये 1। इस ठोस का आयतन में पाई में निकालना, चले ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ठोस का आयतन किस किस से मिलके बना है? शंकु और अर्धगोला। तो शंकु का तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है हमारा 4/3 की जगह 2/3 कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एच, यहां क्या बचा? आर। 1/3 का 1/3 पाई के पदों में लिखना है तो 22/7 हमें नहीं लिखना। आर स्क्वायर मतलब कि 1 का वर्ग, एच और आर मतलब 1 और 1 2, आर भी 1 है और एच भी 1 है, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 का सीधा गुणा किया तो 2/3 पाई, क्या गया? 2/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2/3 पाई। चूंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनको हमें हल करना है। 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 24। देखो यहाँ 2x है, प्रथम जो पद है इसका कैसा बिल्कुल समान है, तो हम इसको क्या करें? विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? विलोपन विधि से। विलोपन में क्या करेंगे? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में हमें एक चीज जरूर मालूम है, चिन्ह परिवर्तित होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x में से 2x आपके गए तो 0 बचा, धन और धन धन ही रहेंगे, 3y और 4y धन के 7y हो गए, ये धन का ये भी धन का, ये कितने हो गए? 35। 7 से आपने 35 को कितने बार काटा? 5 बार, तो y का मान आया आपके पास 5। y का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब x का मान किसी भी पद में रख के लिख दें, तो 2x धन 3, y का मान 5 बराबर 11। तो यहां से 2x धन 3×5 15 बराबर 11, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 15 उस तरफ जाएंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा ऋण का 2। ठीक है ना, 2 से आपने इसको 2 को काटा तो ऋण 2 आ गया, x का मान आ गया ऋण 2। चलिए अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? y बराबर mx+3 में m का मान निकालना है। mx+3 में m का मान निकालना है। y का मान क्या आया था? 5। m मुझे निकालना है, x मेरा -2 है, +3। सबसे पहले 3 का पक्षांतर करेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बराबर ऋण का 2m। ठीक है, 2 से 2 आपके कितने बार कटे? 1 बार, तो ऋण m का मान आया 1 के बराबर, तो हम ऋण का पक्षांतर हुआ तो ऋण 1, m का मान क्या आ गया हमारा? ऋण 1 आ गया, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा क्या कह रहा है भाई? दो संख्याओं को, दो अंकों की संख्या का योग के अंकों का योग 9 है। तो पहले तो 2 अंकों की संख्या हमेशा क्या लिखते हैं अपन? 2 अंकों की संख्या होगी 10x धन y, है ना, 10x धन y। y में इकाई है इसलिए एक का गुणा, और x जो है दहाई है इसलिए 10 का गुणा। तो इन्होंने बोला कि अंकों का योग क्या है? 9 है, तो मैंने लिख लिया x + y = 9।
अब ये कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10x धन y का जो है वो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। संख्या के अंकों को पलट दें तो 10y धन x हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो 2 का गुणा करना, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। चले तो ये हो जाएगा 90x धन 9y में गुणा किया तो 20y धन 2x, ठीक है ना। 90x, अब ये 2x इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 88x। ये 20y इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 11y बराबर 0। तो यहां से आपका हो गया 88x बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं 11y भी लिख सकते हैं, 11 7 8 88, ठीक है। 8x बराबर y आ गया, 8x बराबर y आ गया। तो हम समीकरण 1 में इसको पुटअप करा देते हैं, ठीक है। y बराबर 8x पुटअप करा देते हैं, 8x, x तो पहले से ही है, बराबर 9, 9x बराबर आ गया 9, तो x बराबर आ गया 1। यदि x बराबर 1 है तो ये समीकरण हमारा एक और है, इससे हमारा x बराबर हमारा 1 आया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या थी 10x धन y, संख्या क्या है 10x धन y, तो 10 का 1 में गुणा होगा, y क्या है 8 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 8 18, ठीक है। संख्याओं का योग क्या था 9 था, तो 1 और 8 9, और संख्या बनी 18। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जूम कर ले। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, चलो भाई ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और नाम हमने दिया ए बी, और ये कितने दूर खड़ा है 30 मीटर दूर खड़ा है। भवन पर खड़ा है, जब भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कहीं 2 बार, मतलब ये पहले कहीं और खड़ा था, फिर बाद में ये कोई सी पोजीशन पे चला गया, ये हो गया एम एन, ये भवन हो गया। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले तो जब वो यहां था तो 30 डिग्री था, कल कितना बन रहा था उसका क्षैतिज के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ एंगल बन रहा था उसका 30 डिग्री। ये कितना बन रहा है, जब वो थोड़ा सा पास गया उसके भवन के, यहाँ लगा जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हुआ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है ना, पास गया थोड़ा सा, तो फिर जब कोण बना ये वाला, तो ये कोण फिर कितना हो गया 60 हो गया, कितना हुआ, तो चलो इसका नामकरण और मैं कर दे रहा हूं, एक कोई नाम दे देते हैं, हमें यह ज्ञात करना है कि भवन से कितनी दूरी चलकर गया है, भवन से कितनी दूरी चलकर गया है। तो मैंने माना ये x है और ये y है, ठीक है। टोटल दूरी x प्लस y हो गई, और ये x दूरी चल के गया है, हमें x को यहां पर फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, और ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है वो 30 मीटर, मतलब ये 1.5 मीटर तो स्वयं ऊंचा है, तो ये वाली जो ऊंचाई बची ये कितनी बचेगी ओ एम की, 30 में से आपका 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 28.5, 28.5,
ये वाली, ये दूरी कितनी बची 28.5, ये टोटल 30 थी तो ये 28.5, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि OM बराबर क्या है हमारा 28 चलिए अब यदि मैं पहले इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में AMO में बात करूं, मुझे तो आधार निकालना है तो यहां tan ही लगेगा, क्योंकि लंब और आधार की जब बात चलती है तो वहां tan लगता है, तो tan 30 बराबर होगा 28.5 बटे कुल नीचे का कितना है x प्लस वाई, टोटल नीचे का कितना है ये x प्लस वाई है ना AO, तो tan 30 तो होता है 1 बटे करणी 3 बराबर 28.5 बटे x धन वाई, x धन वाई का मान आया 28.5 करणी 3, ये x धन वाई का मान आ गया समीकरण 1 से। अब मुझे दूसरे इस छोटे वाले त्रिभुज में लगाता हूं, त्रिभुज DMO में tan थीटा फिर से लगा दिया, tan 60 इज इक्वल टू 28.5, लंब बटे आधार होता है, आधार क्या है बाई, tan 60 होता है √3, तो हो जाएगा 28.5 अपॉन बाई, पक्षांतर किया बाई का तो बाई इज इक्वल टू आया 28.5 अपॉन √3, अपॉन √3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर √3 करते हैं बटे में 3 कर दें, है ना, 28.5 परिमीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 यहां हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 2 का मान इसमें रख देते हैं, बाई का मान बाई में, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको साइड में मैं x का ये समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से x प्लस बाई, बाई क्या है हमारा 28.5 √3 अपॉन 3 इक्वल टू क्या है 28.5 रूट में x बराबर क्या हो जाएगा, यही दूरी निकालनी है हमें, ये उस साइड जाएगा, 28.5 √3 में से 28.5 √3 अपॉन 3 चला जाएगा, ठीक है। अभी एक तरीके से 28.5 को यदि हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/3 हुआ, 1 में से 1/3 क्या होता है 2/3 होता है, हमने इसको लिख दिया 2/3 मल्टीप्लाई में 28.5 रूट ऑफ, ठीक है, तो 28.5 को जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 का होता है अपना 56, 56 और 1 57, 57 अपॉन 3 और ये हो जाएगा रूट, ये कट रहा है क्या, 3 एकम 3 3 नाम 27, 19 करणी 19 करणी 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और बात मीटर में चल रही है तो ये मीटर में, हमें एक्स ही निकालना था तो ये एक्स है, चलिए ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा पर, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है, चलिए आप मान के चलें कि देखें भाई एक इस टाइप से एक ऐसा पेड़ था और ये बीच में से पेड़ क्या हो गया टूट गया, तो टूट के ऐसे नीचे गिरा होगा, है ना, अब ये पहले तो था भाई ए और ये बी पेड़ था, बीच से सी बिंदु से यदि टूटा तो ये बी हिस्सा कहां पे गिरा सीधा नीचे, तो उन्होंने बोला जमीन से इसका जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री का, कितना बन रहा है 30 डिग्री का, पेड़ से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ से शिखर का छूता है ये 8 मीटर है, ये कितना है 8 मीटर, हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, चलें हम मान के चलें कि ये भाई ये जहां से टूटा ये एक्स है, ये बाकी का ऊपर कितना था बाई, तो बाई तो अब नीचे गिर गया, ये नीचे आ गया बाई, ठीक है, हमें निकालना है एक्स प्लस बाई, तो पहले तो हम एक काम करें कि लंबाई और आधार में 10 लगा देते हैं, 10 30
इक्वल टू क्या होगा, लंबाई लंब बटे आधार, आधार कितना है 8, tan 30 होता है 1/करनी 3, ये हो गया x बटे 8, x का मान क्या हो गया 8/करनी 3। अब करनी 3 को जनरली नीचे नहीं लिखते हैं तो परिमीकरण करके लिख देंगे 8/3 ठीक है, ये x हो गया। अब मुझे y भी निकालना है, तो y के लिए मैं कौन सा ले लेता हूं भाई, y के लिए मैं एक तो साइन भी ले सकता हूं, cos भी ले सकता हूं, जो आपका है, चलो cos ले रहा हूं, cos cos 30, cos का मान कितना होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 8 बटे कर्ण क्या है 22, cos 30 होता है करनी 3/2, करनी 3/2 बराबर 8/22, बाई का मान निकालना है, तो बाई को पक्षांतर किया, ऊपर 8 में 2 का गुणा किया 16/करनी 3, इसमें फिर परिमीकरण कर दिया करनी 3 का, तो ये करनी 3 तो ऊपर पहुंचेगी, नीचे करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, ये बाई आ गया। हमें निकालना था x प्लस वाई, क्या निकालना है हमें x प्लस वाई, क्योंकि पेड़ तो ऊंचा ही x प्लस वाई है। तो पहला आया था हमारा 8 करनी 3/3, बाई आया है 16 करनी 3/3, 3 तो हमारा एलसीएम आ गया, 8 और 16 जुड़ गए 24 करनी 3, 3 से 24 को काटा तो ये 8 है 24, तो 8 करनी 3, बात चल रही थी मीटर में तो ये मीटर में रहेगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है तो भाई हमें इसमें थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी, अपन टेबल बनाएंगे। चलिए बहुत है, पहला क्या है हमारा प्राप्तांक, और ये क्या विद्यार्थियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपको दे के रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दे के रखी है 5, 8, 20, 15, 7, 5, योग मतलब समेसन एफ कितना दे के रखा है 60, 60 दे के रखा है, ठीक। चलिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा मुझे, एक्स आई, वर्ग चिन्ह क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का आधा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का आधा, 0 और 10 का आधा 5, फिर जो अंतर चल रहा है वही बढ़ेगा, ये 15, 10 का अंतर चल रहा था तो 25, 35, 45, यहाँ 55। अब चाहें टाइम है तो आप सीधा एफ आई एक्स आई सीधा ही कर दें डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से, आप चाहें तो एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं, इसको ए मान लें, इसको क्या मान लिया ए मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा डी आई, यहां पर निकालेंगे डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे, 5 में से 35 जाएंगे तो ऋण के 30, फिर यहाँ ऋण के 20, यहाँ ऋण के 10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ, अब आप चाहें कल्पित माध्य है, इसके बाद वर्ग विचलन में क्या कर सकते हैं आप, इसमें h मतलब कि 10 का h क्या होती है हाइट होती है, 0 से 10 h क्या है कितना वर्ग अंतराल है, माप जिसको हम बोलते हैं 10 है, तो अपन एक काम करते हैं यू आई बराबर हो जाएगा डी आई बटे h, तो h हमारा 10 है तो ये हो गया ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2। अब हम निकाल लेंगे एफ आई इंटू यू आई, बहुत सरल हो जाता है, एफ आई इंटू यू आई, 5 का ऋण 3 में गुणा किया ऋण 15 आ गया, 8 का ऋण 2 में ऋण 16 आ गया, 20 का ऋण 1 में ऋण के 20 आ गए, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया और ये 5 दूनी 10 आ गया। चलिए अब क्या हो जाएगा 15 और 16 माइनस 20, 7 और 10 17, 17 10 और 7 17, तो 16 के 16 कैंसिल हो गए, एक बचा केवल है ना, 20 और 15 35, 35 में से भी एक जाएगा 34, ठीक है, ये माइनस का 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 15 10 35 हो गए, 10 7 17 बच गया, 10 35 ऋण के 34 बिल्कुल सही है।
चलिए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर्मूला में यहाँ लगा दे रहा हूँ, जगह है यहाँ पे, यहाँ लगा दे रहा हूँ। एक्स बार बराबर हो जाता है हमारा फॉर्मूला, क्या घटाया था हमने, ए को घटाया था तो ए जुड़ेगा, प्लस भाग दिया था एच का तो एच का गुणा हो जाएगा, समेसन एफ आई इंटू यू आई बटे में समेसन एफ आई। ये फॉर्मूला है। ए का मान कितना हमने लिया 35, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 35 धन एच कौन है हमारा, माप वर्ग अंतराल की कितनी है 10, समेसन एफ आई इंटू यू आई कितना आया है माइनस का 34 बटे समेसन एफ आई कितना है 60, ये समेसन एफ आई। तो ए तो काट दिया, ठीक है। 35, ये ऋण है तो ऋण, कैसे काटें, 34 को कितने बार कटेगा, 6 पंचे 30 दशमलव 4 बचा तो 6 छिंग 36 बार लग जाएगा। चलो 35 में से 5 जाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 0.6 जाएंगे तो 29.4 का बार, 29.4 का बार इसका क्या हो जाएगा आंसर, 29.4 बार इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स आई निकाला, एक्स आई होता है एन का औसत वर्ग अंतराल का, वर्ग चिन्ह बोलते हैं जिसे हम, फिर डी आई निकाल लिया, है ना, डी आई एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि से एक माध्य मान लिया 35, 35 में से 35 को हमने सब में से घटा दिया। फिर यू आई निकाला, यू आई क्या होता है कि जो डी आई आया था उसमें वर्ग माप का, वर्ग माप क्या थी 10 थी, माप का मतलब 10 का क्या कर दिया भाग कर दिया, तो ये छोटी हो गए अंक। अल्टीमेटली हमने क्या किया है, अल्टीमेटली हमने किया है कि जो हमारी संख्याएं बड़ी थी, ये 5 15 25 थी, इनको इतना छोटा कर दिया कि हम गुणा जब करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। बाकी आप चाहते तो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से भी 5 का 5 में गुणा किया 25, 15 का 8 में गुणा कर देते, 25 का 20 में कर देते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है, हो सकता है 1-2 मिनट इसमें ज्यादा लगे, इसमें बहुत ही आसान हो जाता है, छोटे छोटे संख्यात्मक मान आपके पास आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का, अथवा क्या पूछा है यहां पर आपसे, बहुलक पूछा है। क्या पूछा है, बहुलक। बहुलक का सूत्र तो हमें पता ही है, बहुलक का सूत्र आपका होता है, पहले तो चलो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है लाइफ टाइम मतलब जीवन काल, यहाँ पे आपको जीवन काल बताया गया है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार। तो ये है आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये आपका 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, तो बहुलक वर्ग चुन लेते हैं सबसे पहले। तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा आपका, जो सबसे बड़ा है, है ना, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग आपके पास आ गया तो हमें चाहिए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेंगे f1, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी ये l बराबर ये हो गया, हाइट क्या हो जाएगी, जो वर्ग अंतराल की माप है 10 चल रही है, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई में इसके क्या चलता है h। तो l क्या है निम्न सीमा 60, धन f1 कौन है 61, माइनस f0 कितना है 52, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई होगा f1 में, मतलब 61 में 2 का गुणा होगा तो 122, माइनस f0 52, माइनस 38 बटे h कितना है हमारा 10। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60 धन 52, 61 में से 52 जाएंगे कितना हो जाएगा 9, गुणा में क्या चल रहा है 10 बटे ये कितना है 122, ये कितना हो जाएगा 38 और 100 हो जाएगा क्या, ये 60 धन
अभी मैं इनको गुणा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कट जाएंगे। 122 में से 100 गए तो यहाँ क्या बचेंगे 22, 2 से काट दें अपन इसको, 2 पंचे 10, ये कितने बार कट रहे हैं 11 बार। चलिए आप चाहें तो एलसीएम लेके इसको जोड़ दें सीधा, 11 छीं 66, 660 धन 9 पन्ना 45 बटे 11, 660 में से 660 और 45 कितने हो जाएंगे 705 बटे 11। अब काट लें आप, 11 छिंग 66, 4 बचे 45 हो गए, 11 चौके 44, 1 बचे, 1 का जाएगा नहीं तो 0 बार आ जाएगा, 64.01 बार इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी एक मिस्टेक करी है हमने कि वर्ग की माप हमने यहाँ पर क्या है 60 और 20, मतलब 60 80 20 की माप है, यहाँ पर कितनी है 20 की माप है और मैंने 10 लिखा है, तो यहाँ पे सब जगह 20 होगा, है ना, ये 20 होगा। तो यहाँ तो 22 बचे थे, यहाँ जब 20 होगा आपका तो ये 10 ही बचेंगे, बार बचेंगे 10 बार, ये 90 हो जाएगा, 45 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो। छः 660 और 90 आपके कितने हो जाएंगे 750, 80 होंगे बटे 11। अब अपन काटने तो कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, तो आपके कितने बचे 9 90 हो जाएंगे, 750 ही आ रहा है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है एक। चलिए यहाँ पे देखिए ये 122, ये कितना हो जाएगा आपका 52 और 38, 38 90 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 गुणा 20 बटे में कितना आएगा ये 32 आएगा। तो अपन क्या है 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, 4 पन ये 20 जाएगा 60 धन 9 पन्ना 45 बटे 8। अब हम एलसीएम में एक काम करते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 छिंग 48, ये 480 हो जाएगा धन 45, 480 और 45 आपका हो जाएगा 525 बटे 8। अब हम इसको काटें तो 8 छिंग 48, 4 बचे 45 हो गया, 8 छिंग 48, 8 पन्ना 40, क्या ठीक है ना, कितना बच गया 5 बच गया, 50 हो गए, 8 छिंग 48 हो जाएगा फिर से 2 और फिर 5, 5.625 इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था क्योंकि मैंने यहाँ पर ये 20 की जगह 10 ले लिया था और यहाँ पर इसको 100 कर दिया था, तो ये करेक्शन कर लिया है हमने। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने अथवा के क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट यहाँ पर अटेंड किए हैं और मेन क्वेश्चन तो अटेंड किए ही हैं। 3 घंटे का आपका पेपर था, लगभग 1.5 घंटे में हमने इसको पूरा फिनिश किया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और यदि कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, कहीं आपका डाउट रहा है तो आप उसे बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।